मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन एंड स्टोमेटल फिजियोलॉजी। उस क्लास में हमने पढ़ा था कि वास्कुसर्जन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, और कैसे स्टोमेटा टाइप्स पढ़े थे, वास्कुसर्जन के टाइप पढ़े थे। आज हम आगे पढ़ेंगे स्टोमेटल फिजियोलॉजी या स्टोमेटल मूवमेंट, कि स्टोमेटा किस तरह से मूवमेंट करते हैं और कौन सी उसमें फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं जिसके रिजल्ट पे स्टोमेटा ओपन होते हैं और वास्कुसर्जन की क्रिया होती है। इसके लिए कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरी दी कि इन चीज़ों की वजह से जो है स्टोमेटा ये फिजियोलॉजिकल मूवमेंट होते हैं और ये रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण स्टोमेटा खुलते हैं और क्लोज होते हैं। लेकिन जो सब सारी जितनी भी थ्योरीज दी गई उनमें जो कुछ कॉमन बातें हैं, वो कॉमन बातें जो सभी थ्योरीज में कॉमन है और वैसे भी कॉमन है, और अभी जब मैं आप बताऊंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ें तो सब कॉमन है। पहले हम उन कॉमन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टोमेटा है, हम सबको पता है कि मोस्टली कैंप प्लांट्स को छोड़कर स्टोमेटा डे में यानी कि दिन में ओपन होते हैं, और वास्कुसर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के थ्रू दिन में या डे नाइट टाइम में ही होती है। तो डे टाइम में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता है कि डे टाइम में एक तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है, जिसके कारण CO2 जो है वो डे टाइम में तो जो इसका जो कंसंट्रेशन है वो लो होता है। लेकिन अब हम नाइट में बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो नाइट टाइम में क्या होगा, स्टोमेटा की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होती है। पहली चीज हम सभी को पता है। दूसरी चीज क्या होता है कि जो कि डे टाइम में CO2 जो है उसकी कंसंट्रेशन लो होती है, जिसके कारण क्या होगा, pH हाई होती है। जो स्टोमेटल कैविटी होती है उसकी जो pH होती है वो हमेशा हाई होती है, 7.5 के आसपास होती है, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो दिन के समय फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है जिसके कारण क्या बनता है, ग्लूकोज या शुगर की मात्रा सेल्स जो हैं स्टोमेटा की आसपास की सेल्स हैं और गार्ड सेल्स सभी में जो है ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। चौथा, डे टाइम में क्या होता है, ग्लूकोज हमारे पास ज़्यादा है, pH हमारे पास हाई है, CO2 की मात्रा हमारे पास कम है, तो जिसके ग्लूकोज जो गार्ड सेल्स है उसमें ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जो गार्ड सेल्स हैं उनकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमेशा हाई होगा या ज़्यादा होगा। ऑस्मोटिक इसके अपोजिट होगा नाइट टाइम में। नाइट टाइम में CO2 जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। pH जिसके कारण क्या होगा, pH हमेशा लो होगा, 5.0 के आसपास होती है, इससे कम भी हो सकती है। तो pH नाइट के समय कम होती है। नाइट के समय फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए ग्लूकोज नहीं बनता है, ग्लूकोज वहाँ नहीं होता है, और स्टार्च की जो कंसंट्रेशन है वो पाई जाती है गार्ड सेल्स में और दूसरी सेल्स में भी, जिसके कारण क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल्स का वो क्या होगा, लो होगा। हमने जब ऑस्मोसिस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज की मात्रा इन सेल्स में ज़्यादा है तो यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा। अब डे टाइम में एंडोऑस्मोसिस होगा, जिसके कारण जो है ग्लूकोज का घोल इन सेल्स में ज़्यादा है तो वाटर एंटर करेगा इन सेल्स में, और सेल्स जो हैं वो स्फीत हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, जिसके कारण जो है सेल्स फूल जाएंगी। इसका अपोजिट होगा कि नाइट टाइम में एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस के कारण क्या होगा, सेल्स से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, जिसके कारण जो होती हैं वो सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं। और मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि गार्ड सेल्स
स्टोमेटा ओपन होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो गार्ड सेल्स है वो टर्जिड होनी चाहिए। तो ये कॉमन बातें जो हैं वो हमेशा ऑलवेज ही प्लांट्स में पाई जाती हैं, डे टाइम में और नाइट टाइम में, ठीक है। अब अपन आते हैं थ्योरीज के ऊपर कि अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टोमेटल मूवमेंट के ऊपर क्या क्या थ्योरी दी। सबसे पहले है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। ये किसने दी थी? J.D. सायरे नामक साइंटिस्ट ने दी थी। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस जो हमने अभी यहाँ बात करी है उसी को यहाँ उन्होंने बताया कि स्टार्च और शुगर, इसको मैं, ये डे है, ये नाइट है, दिन के समय क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी जिसके कारण क्या होगा? हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ हाई होगी। और नाइट टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पे स्टार्च की कंसंट्रेशन हाई होगी। यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज है, डे टाइम में हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के कारण, और नाइट में फोटोसिंथेसिस एब्सेंट, इसलिए हमारे पास स्टार्च है। इसलिए यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर डे टाइम में क्या है? हाई है, और एंडोस्मोसिस होगा, जिसके कारण जो सेल्स हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी डायग्राम बना के बताया था स्टोमेटा का। ये क्या थी? ये हैं गार्ड सेल्स, ठीक है, और ये चारों तरफ सब्सिडरी सेल्स। तो इन गार्ड सेल्स का दिन के समय क्या होगा? इनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो पानी जो सब्सिडरी सेल्स है उसके से इन गार्ड सेल्स में एंटर करेगा, जिसके कारण ये सेल्स दोनों क्या हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। इसका अपोजिट नाइट में होगा। नाइट में क्या होगा कि स्टार्च होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस का इसका अपोजिट होगा, जो पानी है वो बाहर गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल्स में आएगा, जिसके कारण क्या होगी? ये फ्लैसिड हो जाएंगी, ये सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, और ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो ये है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो कि J.D. सायरे नामक साइंटिस्ट ने दी थी। दूसरी है स्टीवर्ड हाइपोथेसिस, है ना। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस भी जो है इसी का विस्तृत रूप है। स्टीवर्ड हाइपोथेसिस में स्टीवर्ड नामक साइंटिस्ट ने ही ये दी थी, इसीलिए इसका नाम भी स्टीवर्ड हाइपोथेसिस है। स्टीवर्ड ने क्या बताया कि डे टाइम में हमने फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, बनता है, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताया कि एक तो एटीपी वहाँ होते हैं, फोटोसिंथेसिस में एटीपीज एंजाइम होता है, एटीपी बनते हैं। हमने पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें एटीपी का निर्माण हो रहा था, तो एटीपी बनते हैं, और जो ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वही आगे की प्रोसेस, ग्लूकोज होने के कारण ऑस्मोटिक प्रेशर का बढ़ना, जिसके कारण एंडोस्मोसिस होना, और एंडोस्मोसिस होने के कारण सेल्स का टर्जिड होना और स्टोमेटा का ओपन होना। तो ये दोनों जो हाइपोथेसिस है वो करीब करीब एक जैसी ही हैं, और किस पे आधारित हैं? ग्लूकोज के बनने के ऊपर आधारित है, और इसको इन्होंने स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस कह दिया, और इसे स्टीवर्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तीसरी है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस। आज जो मॉडर्न टाइम में जो है इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा जो है मान्यता दी हुई है, मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं इसी थ्योरी को जो है सही मानते हैं और इसी के फेवर में है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरीके से जो थ्योरी इन साइंटिस्ट ने दी, उन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से जो है उनको और ज़्यादा विस्तृत रूप से खोजने की कोशिश की। तो जो लास्ट में मैक्सिमम साइंटिस्ट जो रिजल्ट पे आए वो पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट हाइपोथेसिस पे आए कि हाँ, इस थ्योरी के थ्रू स्टोमेटा में मूवमेंट होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस जो है होती है। तो अब अपन इसको समझेंगे कि व्हाट इज़ पोटेशियम आयन हाइपोथेसिस। ये लेविट नामक साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ जैसे इन थ्योरी को बताया था। सबसे पहले अपन बात करेंगे डे की। डे टाइम में क्या होता है, इस थ्योरी में लेविट ने ये बताया कि डे में जो है वो गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। मैलिक एसिड का निर्माण होता है किसमें? गार्ड सेल्स में।
और ये जो मैलिक एसिड है वो किस में टूट जाता है, मैलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ये जो मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन ये कहाँ टूट रहा है, ये गार्ड सेल्स में हो रही है सारी प्रोसेस जो भी मैं बता रही हूँ। इस थ्योरी का बेस ये है, पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी का बेस ये है कि अगर पोटेशियम आयन स्टोमेटा के अंदर आते हैं, स्टोमेटा के इनर आते हैं, तब तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, और जब ये पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल्स में आते हैं, गार्ड सेल से बाहर निकलते हैं आउटर साइड में, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ये पहले मैंने आपको बता दिया है कि इस थ्योरी का बेस है, पोटेशियम आयन पे ये बेस्ड है ये थ्योरी, कि जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स के अंदर आएंगे तब स्टोमेटा की टर्जिडिटी बढ़ जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जब पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर आएंगे तो जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगी, शलत हो जाएंगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। अब अपन यहाँ आते हैं कैसे। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि दिन के समय जो है वो गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड बनता है। ये किस में टूट जाता है, मैलेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये तो कहाँ निकलने लगते हैं, बाहर सब्सिडरी सेल्स में। और जो पोटेशियम आयन है वो सब्सिडरी सेल से कहाँ आते हैं, गार्ड सेल्स में। कहाँ से, सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में आ रहे हैं। गार्ड सेल्स में क्या है, मैलेट आयन है, तो गार्ड सेल्स में ये पोटेशियम आयन मैलेट आयन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, पोटेशियम मैलेट। ठीक है, पोटेशियम मैलेट, आप इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं। तो अब गार्ड सेल्स में क्या बन गया, पोटेशियम मैलेट बन गया। ठीक है, दूसरा पोटेशियम मैलेट बन गया दिन के समय। फिर क्या होता है, यहाँ पे CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो दिन के समय क्या होती है, हमेशा हाई होती है। ठीक है, पोटेशियम मैलेट बनने के कारण जो है गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो जाने के कारण, पोटेशियम मैलेट के कारण गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण क्या होगा, एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, जो सेल्स हैं गार्ड सेल्स क्या हैं वो टर्जिड हो जाएंगे। एंडोस्मोसिस में मैंने आपको यहाँ बताया था क्या होगा। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्या बन गया है, यहाँ पे पोटेशियम मैलेट बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि ये जो पोटेशियम आयन है वो सब्सिडरी सेल से एंटर कर रहे हैं अंदर, और यहाँ पे क्या था, मैलिक एसिड था। डेट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ निकल रहा है। पोटेशियम आयन मैलेट बनने के कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। पानी सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स में एंटर करता है बैलेंस करने के लिए, किसको, ऑस्मोसिस को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे जो है एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस के कारण क्या होता है, ये पानी अंदर की तरफ एंटर करता है, ये जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाती है, फूल जाती हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब नाइट में क्या होता है, ठीक है, पोटेशियम आयन थ्योरी में नाइट में क्या होता है, नाइट में इसका पूरा अपोजिट होगा। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसका अपोजिट होगा। नाइट के समय क्या होता है कि यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि नाइट के समय क्या हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम आयन नाइट में एक तो ये जो मैलेट आयन है, ये जो मैलिक एसिड है, सॉरी मैलेट आयन ही, जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड, ये स्टार्च में कन्वर्ट होने लग जाता है। कब, नाइट में, पहली चीज। दूसरी चीज, एब्सिस
एब्सिसिक एसिड, जिसे हम ABA बोलते हैं शॉर्ट में, एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है और इस हार्मोन का बहुत स्पेसिफिक रोल है पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी में। ये एब्सिसिक एसिड नाइट के समय क्या करता है कि ये जो पोटेशियम आयन है इनका जो मूवमेंट हो रहा है सब्सिडरी सेल से कहाँ, गार्ड सेल्स की तरफ, उसको स्टॉप कर देता है एब्सिसिक हार्मोन, जिसके कारण ये जो पोटेशियम आयन है अब गार्ड सेल्स में आना बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, बल्कि क्या होता है कि पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर की तरफ आने लगते हैं। किसके कारण? एब्सिसिक एसिड के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण। और दूसरा CO2 की लो कंसंट्रेशन के कारण। वो तो हमको पता ही है कि नाइट में CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाती है, ठीक है, नाइट के समय। तो हाई कंसंट्रेशन के कारण क्या होगा, एसिड जो pH है वो pH का मान कम हो जाएगा, pH का मान कम हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड अपना रोल प्ले करेगा और स्टार्च बन जाएगा इन गार्ड सेल्स में, जो कि क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है, सॉल्युबल नहीं है, जिसके जो गार्ड सेल्स है उसकी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और वो वापस क्या होगा, ये एक्सोस्मोसिस होगा, जैसे हो रहा था एक्सोस्मोसिस होगा। और एक्सोस्मोसिस होने के कारण नाइट में ये जो यहाँ पे क्या बन गया है, अब स्टार्च हमारे पास अब नाइट में, और यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा। एक्सोस्मोसिस होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो गार्ड सेल से बाहर सब्सिडरी सेल्स में आएंगे। नाइट में ये गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगी, शलत हो जाएंगी और ये स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये है पोटेशियम आयन थ्योरी। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा उसमें करीब करीब तीनों थ्योरी में सारी बातें एक जैसी हैं। कॉमन जो बातें हैं वो हमेशा आपको याद रखनी है। अगर आपको ये कॉमन बातें याद करनी रहेंगी तो आपको ये थ्योरीज भी अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो और ये कॉमन बातें याद करना की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, उनको समझा है, तो आपको इजीली ये जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको इजीली याद रहेंगी कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं स्टोमेटल मूवमेंट में या ट्रांसपीरेशन में क्या है ना। तो पोटेशियम आयन थ्योरी क्या है, पोटेशियम आयन थ्योरी में कुछ नहीं है, आपको कीवर्ड है इसके मैलिक एसिड, पोटेशियम आयन, पोटेशियम मैलेट, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई, एंडोस्मोसिस के कारण वाटर एंटर करता है, जो सेल्स हैं गार्ड सेल्स वो टर्जिड हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। नाइट में आपको याद रखना है मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू स्टार्च, एब्सिसिक एसिड का स्पेसिफिक रोल, एब्सिसिक एसिड का स्पेसिफिक रोल होने के कारण मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आयन इज स्टॉप, देन स्टोमेटा इज आउटर from guard cells to subsidiary cells, and then CO2 concentration is high, so pH is always high, and exosmosis की process because of osmotic pressure is high in night, so जो guard cells हैं वो क्या हो रही हैं, फ्लैसिड हो रही हैं और स्टोमेटा क्लोज्ड हो रही हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि स्टोमेटल फिजियोलॉजी के थ्रू कैसे स्टोमेटा काम करते हैं, स्टोमेटा कैसे क्लोज्ड होते हैं, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, स्टोमेटा जब क्लोज्ड होते हैं, जब ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो नहीं होती है, और स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस अच्छी तरह से होती है, और 98% जो ट्रांसपीरेशन की मैकेनिज्म है वो स्टोमेटल मूवमेंट के थ्रू होती है। ओके, थैंक यू।